जी, आखिरी सेगमेंट सर बिल्कुल। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है सर, सासाराम से शुरू हुई, ऐतिहासिक ज़मीन है। लेकिन भीड़ तो काफ़ी आ रही है। किस तरह का रिस्पॉन्स इसको मिल सकता है? क्या ये वोट में भी ट्रांसलेट हो सकती है सर भीड़? देखिए, भारत में अगर आप लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग आपको स्वीकार करेंगे, क्योंकि लोग अपने नेताओं से उम्मीद करते हैं कि वो हम्बल हो, उनके बीच में जाए, उनके दुख दर्द को सुने। मेरा राजनीति का बहुत छोटा सा अनुभव है, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि 3/4 समस्याएं इस देश के अंदर खत्म हो जाए अगर नेता जनता के बीच में जाना शुरू करते हैं। लोगों का दर्द ये कि नेता चुनने के बाद हमारे बीच आता ही नहीं, हमारी बात सुनता ही नहीं। वो एक साइकोलॉजिकल थेरेपी की तरीके से होता है। उसके मन में दर्द है, तकलीफ है, उसके बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा है, महंगाई की मार है, बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है, उसके इलाके में पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है। उसको मालूम है कि जादू की छड़ी से इसका निपटारा नहीं होगा, लेकिन कहीं वो अपने दर्द को शेयर करना चाहता है, और हमारे नेता उस दर्द को शेयर नहीं करते उनके साथ, जिसकी वजह से उसके अंदर एक सिनिसिज्म पैदा हो जाता है, एक निराशा पैदा होती है। तो जब भी नेता जनता के बीच में जाएगा उसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही मिलेगा। आजादी की लड़ाई आप देख लीजिए, गांधी जी के पहले बाल गंगाधर तिलक वो जनता के बीच में गए, और वो 1901 से लेकर 1910 तक, गांधी के आविर्भाव के पहले तक, वो भारत के सबसे बड़े मास लीडर थे। और गांधी के आने के बाद गांधी ने जनता के बीच में गए, लोगों का सम्मान उनको मिला। और राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की तब भी उनको बहुत सम्मान मिला, और उनकी छवि में एक जमीन आसमान का फर्क आया। उसके बाद वो मणिपुर से मुंबई गए, उसका भी फायदा मिला। और कांग्रेस पार्टी की जो आज छवि में बदलाव देखते हैं, राहुल गांधी की जो छवि में बदलाव देखते हैं, उस यात्रा का ही असर है। तो अगर वो किसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं तो इसका फर्क पड़ेगा, इसका असर होगा, लोग उनके साथ जुड़ेंगे और कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। अब वो चुनाव जीत पाते हैं नहीं जीत पाते, ये अलग तरीके की डिबेट है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी 2019 में थी वो कांग्रेस पार्टी 2024 में नहीं थी, उसमें बदलाव आया है। जो कांग्रेस पार्टी 2024 लोकसभा के चुनाव में थी वो आज 1.25 साल बाद बिल्कुल दूसरे तरीके की कांग्रेस दिखाई पड़ी। कांग्रेस के अंदर कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी संसद के अंदर, संसद के बाद लगातार आक्रामक है, सरकार को लगातार जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका असर दिखता है। मैंने कहा ना कि रामचंद्रन जैसे कैंडिडेट को जब आप लाते हैं तो वो उस लोकतांत्रिक दबाव का असर भी होता है। तो अब लेकिन राहुल गांधी की इमेज में भी काफ़ी बदलाव आया, जैसे आपने भी इशारा किया है, और कांग्रेस पार्टी भी कॉन्फिडेंट है, उसके कार्यकर्ताओं में भी थोड़ा-सा हिम्मत आई है। इतनी ही हिम्मत क्या इंडिया घटक दलों में भी आ गई है सर, राहुल गांधी को या कांग्रेस को लेके? देखिए, बदलाव तो आएगा वहां भी। बदलाव इसलिए आया क्योंकि अगर एक नेता अगर आगे बढ़ के बोला, राजनीति में कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, तो अब तेजस्वी को भी लगेगा अगर अगर कांग्रेस पार्टी बिहार में अगर खड़ी हो गई तो तेजस्वी को भी नुकसान होगा, या अगर यूपी में अगर कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी राहुल गांधी की वजह से तो फिर अखिलेश यादव को भी नुकसान होगा। तो वहां भी वो कोशिश करेंगे, और वो जमीन पर उतरने की कोशिश करेंगे। तो और दूसरी बात क्या है, जो मैं अभी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो गांधी जी के बारे में बहुत अच्छी बात कही कि गांधी जी के आने के पहले भारत का जो समाज था उसके अंदर डर था, अंग्रेजों का डर था, संस्थाओं का डर था, सेना का डर था, पुलिस का डर था। और जब लंबे समय तक आप गुलामी में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक डर में पड़ जाते हैं। गांधी जी ने कहा फियरलेस हो जाओ। उन्होंने लोगों को मनोवैज्ञानिक तौर पे बदल दिया कि डरने की जरूरत नहीं। अगर आप देखिए, मैं पढ़ते हुए मैं ये देख रहा था कि राहुल गांधी ने जो अभय शब्द का इस्तेमाल किया था, अगर आपको याद होगा बिल्कुल संसद ऐसे में, बिल्कुल ऐसे अभय करते अभय मुद्रा की बात की थी। एग्जैक्टली जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के बारे में बात करते हुए अभय शब्द का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल, कि डरने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगा कि अगर राहुल गांधी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ा है तो शायद वहीं से उन्होंने उस चीज को उठाया और अपने नाना से उन्होंने सीखने की कोशिश की। तो जब एक नेता आगे बढ़ के कहता है कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, और वो एक मनोवैज्ञानिक तौर पर लोगों को बदलने, जब वो फियरलेसली काम करता है तो बहुत सारे लोगों का मनोबल बढ़ता है, बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि अगर ये डर नहीं डर रहा है तो मुझे भी डरने की जरूरत नहीं है। और गांधी जी ने बिल्कुल यही किया था। भारत आए, लोगों के बीच में गए, लोगों को कहा डरने की जरूरत नहीं है, और देखिए जनता कैसे उठ के खड़ी हो गई। वो जो दांडी यात्रा की जो अद्भुत तस्वीर है
जहां लोग खड़े हुए हैं, अंग्रेज सिपाही आ रहे हैं, मार रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। उससे ज्यादा फियरलेस आंदोलन दुनिया में कभी नहीं हुआ। तो अगर एक नेता आगे बढ़ के उस जिसे कहते हैं ना कि क्रॉसिंग द रूबिकन, जो सीजर के संदर्भ में कहते हैं, जब वो उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर लेता है तो फिर लोगों को उसका समर्थन मिलने लगता है। आज नहीं कल स्थितियां बहुत कुछ बदलेंगी और मैं चीजों को बदलते हुए देख रहा हूं। वो कितनी जल्दी बदलेंगी कहना मुश्किल है, क्योंकि पानी तो तभी वाष्प बनता है जब वो 100 डिग्री पर होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि 99 डिग्री पर का जो तक की जो प्रक्रिया है उसका कोई योगदान नहीं। बिल्कुल, आखिरी सवाल सर इस कार्यक्रम का, ये जो मुद्दा राहुल गांधी लेके चल रहे हैं, ये आपको लगता है कि अच्छा मुद्दा है, जनता को के मन में घर करने वाला मुद्दा है और जनता जागरूक भी हो रही है साथ-साथ, क्योंकि ये मुद्दा संविधान से जुड़ा है? देखिए, किसी एक मुद्दे के आधार पे आप किसी निर्णायक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच। धीरे धीरे क्या होती है, इमारत एक दिन अचानक ढह जाती है, लेकिन जो ये मुद्दे हैं वो सरकार का जो तिलस्म है, जो मोदी जी का जो अपना कल्ट है, उसको चोट पहुंचा रहा है कि लोगों के मन में, अरे यार हमारा नेता क्या बेईमानी से चुनाव जीत रहा। ये लोगों के मन में जब धीरे धीरे बात जाने लगती ना, तो देखिए, हम अपने जीवन में कितने भी बेईमान हो, हम कितने भी करप्ट हों, लेकिन हम सब लोग हिपोक्रेट, हम अपने नेता को ईमानदार चाहते हैं। हम अपना एक करप्ट, एक ऐसा नेता चाहते हैं जो भ्रष्टाचारी ना हो, ऐसा नेता चाहते हैं जो बेईमान ना हो। तो जब उसको ये बात बार बार कही जाएगी कि दरअसल देखिए वोटों की चोरी करके, बेईमानी करके चुनाव जीता गया है, तो उसका मोहभंग होना धीरे धीरे शुरू होता है। अब ये इस मुद्दे पर पूरी तरीके से मोहभंग होगा या इसके बाद के मुद्दे पर भंग होगा कहना मुश्किल है, लेकिन दाग लगने शुरू हो जाते हैं और ये दाग अच्छे नहीं है। ये मैं ईमानदारी से कहता हूं, ये दाग अच्छे नहीं है। बिल्कुल सर, आपने समय दिया सर, थैंक यू वेरी मच। और जिस किताब का जिक्र आशुतोष जी ने किया वो आप भी जरूर पढ़िए, मैं तो पढ़ रहा हूँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी की। मैं दोबारा इस किताब को पढ़ रहा हूँ और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं है कि भारत का सौभाग्य है कि इतना भारत की आत्मा की इतनी गहरी समझ वाला व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति और इतनी दूरदृष्टि वाला आदमी इस देश का प्रधानमंत्री थे। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं आजादी की लड़ाई के दूसरे नेताओं को कम करके आंक रहा हूं। बहुत सारे लोग थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे। आप सोचिए, मतलब कभी इस पर लंबी चर्चा करेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने गीता का भाष्य लिखा है जो ऑथेंटिक है। इतनी मोटी किताब है, मैंने पूरी किताब पढ़ी है। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने गीता का भाष्य लिखा है। राधा कृष्णन ने गीता के ऊपर भाष्य लिखा, और उन्होंने भारतीय दर्शन को पश्चिमी दर्शन से तुलना करते हुए, अद्भुत किताब है, ज्यादा मोटी किताब नहीं है। और खुद गांधी जी ने गीता के ऊपर लिखा, गीता का भाष्य। गांधी तो कहते थे कि अगर जब मैं कभी कंफ्यूज हो जाता हूं तो मैं गीता पढ़ता हूं, मेरे दिमाग में क्लैरिटी आ जाती। कितने पढ़े लिखे लोग थे, कितने समझदार। गोपाल कृष्ण गोखले, और इवन की सावरकर का 1857 की लड़ाई पे जो किताब है वो कितनी ऑथेंटिक किताब है, आप पढ़िए। 6 ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है। कितने पढ़े लिखे लोग थे वो लोग, उनकी क्या दृष्टियां थी। आप बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अद्भुत लोग थे भाई। हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम जब ऐसे लोगों की तुलना मौजूदा लीडरशिप से करते हैं तो अफसोस होता है। बस इतना ही कहूंगा। बिल्कुल, और सर ये आपने सही बात बोली। और जो पहले हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उस टाइम तो एक ही होते थे, वो भी सुभाष चंद्र बोस के साथ पढ़ते थे सर। ऑक्सफोर्ड में, वो ऑक्सफोर्ड में थे, वो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे सुभाष चंद्र। मतलब उस लेवल के पढ़े लिखे, सुकुमार सेन, इतने पढ़े लिखे लोग हमारे पास थे। और एक और आखिरी बात, आपने बाल गंगाधर तिलक का जिक्र किया, तो तिलक का जो ऐतिहासिक सेडिशन केस है, वो सेडिशन केस को भी जिन्ना ने लड़ा था सर, उनके वकील के तौर पे। तो इस तरह के लोग हमारे इतिहास में रहे हैं। जिन्ना तो खैर उसके बाद विलेन हो गए, वो अलग बात है। आपने समय दिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।